हेलो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वसीयत होती है, जो विल होती है, उसको बनाने के लिए हमें क्यों बनाना ज़रूरी है और उसके महत्वपूर्ण जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है। बहुत सिंपल चीज़ों के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको एक अंदाज़ा आए कि ये वसीयत जो विल होती है हमें क्यों बनानी चाहिए। आज जैसे हम देखते हैं कि विल होती क्या है और विल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है। विल जो आप सब जानते हैं उसको वसीयत बोलते हैं, और ये कब इस्तेमाल होती है? जब भी एक आदमी की डेथ हो जाती है उसके बाद ये चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। विल का इस्तेमाल आदमी के या औरत के ज़िंदगी में नहीं, मगर उनके लाइफ के बाद जो डॉक्यूमेंट होता है, जो इस्तेमाल में आता है, जो उसकी इच्छाएं होती है, जो उसकी विशेज़ होती है, जो वो अपनी ज़िंदगी के दौरान एक कागज पत्र के अंदर, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड हो, वो लिखते हैं कि मेरी ये सारी इच्छा है और मुझे ये सारी चीज़, मैंने जो भी अपनी लाइफ के अंदर बसाई थी या मैंने परचेज़ की थी या मैंने ख़रीदी थी, तो वो मुझे अपने जो भी रिश्तेदार हैं या बच्चे हैं या पोते हैं या नाती हैं उनको मुझे देनी है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो विल है, जो वसीयत है, उसको आप चेंज कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आज किसी की उम्र अबाउट 55 या 60 साल के आसपास है और उसने सोचा कि चलो अब मैं वसीयत बना लेता हूँ, और उसने बनाई वसीयत। वसीयत बनाने के बाद में कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस हुए कि उनके जो बड़े भाई थे या उनके छोटे भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई अचानक से, या कुछ ऐसे हालात चेंज हो गए, तो हो सकता है कि जो पहली जो विल बनाई थी उन्होंने, उसके अंदर उनके किसी बच्चों को उन्होंने नॉमिनेट किया था। बट हो सकता है कि अब क्योंकि उनके भाई की या उनके किसी करीबी की डेथ हो गई है, तो वो चाहते हैं कि मैं अपना छोटा सा एक हिस्सा, या हो सकता है कि गांव में एक छोटी सी ज़मीन, या हो सकता है कि एक छोटा सा कोई घर उन्होंने लिया हो या कोई दुकान ली हुई है, तो वो हो सकता है कि चलो अब ऐसा कुछ हो गया है, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है, तो ये जो है, मैं एक आधा मेरा जो छोटा घर है या छोटा प्लॉट है, मैं अपने भाई के बच्चों को दे दूँ। तो विल का जो है वो आप बार बार करेक्ट कर सकते हो, मगर एक चीज़ आपको याद रखनी, जब भी आप करेक्ट करते हो तो आपको जो पुरानी विल है वो फिर आपको उस तरीके से नए विल में मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई जो मेरी सबसे आखिरी विल है उसको माना जाए। विल को बहुत बार चेंज करने अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लिए फिर वो और कन्फ्यूजन पैदा करती है। मगर बिल्कुल, आपको जब भी ऐसी कोई बड़ी परिस्थिति आ जाए तो आप उसके अंदर आप विल बेझिझक चेंज कर सकते हो, उसको रजिस्टर कर सकते हो। विल को रजिस्टर करना कोई कंपलसरी नहीं है, उसका कोई फिक्स लॉ नहीं है कि रजिस्टर करना ही चाहिए। ये जो बात है विल को रजिस्टर करना है या विल को रजिस्टर नहीं करना, ये मैं बिल्कुल आपको किसी और वीडियो के अंदर आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी आपको मैं एक सिंपल आंसर दे देता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि दूसरे वीडियो आपको खास ढूंढ के देखने पड़ेंगे। विल को रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल प्रोसीजर होता है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। जो मैंने आपको बताया कि विल जो रजिस्टर करना ऑप्शनल है, मगर किया जाए तो अच्छी बात होगी, तो उसको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। मगर अगर आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो इस देख के या कुछ छोटा सा मैंने कोई यहाँ वहाँ रिसर्च करके मैं विल बना लेता हूँ, तो बिल्कुल बना लो। ये सोचो ही मत कि रजिस्टर करने के लिए मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो बना लो। उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे हम कहीं टाइम मुझे ये सवाल हमारे जो है फ्रेंड्स हैं जो मुझे करते हैं कि जो विल है वो क्यों ज़रूरी है बनानी, और उसका कोई फॉर्मेट फिक्स है क्या। देखिए, विल का कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है। विल एक इच्छाओं का कागज़ है कि आपकी इच्छाओं के प्रति आप आपका नाम, फिर आपका एड्रेस, ऐसी कई सारी कुछ 10 से 12 चीज़ें हैं जो आपको एक विल बनाने में ध्यान रखनी चाहिए। मगर ये सिंपल सी बात है, बहुत आसान है कि अगर आपको अंदाज़ा है कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी, आप सिर्फ एक टेबल बना लो, आपका नाम लिख दो, एक टेबल में लिख दो कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे भाई को जानी चाहिए, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे बाद मेरी वाइफ को जानी चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी है मेरी जो जानी चाहिए ये एक्स पर्सन को, या मैं चाहता हूँ कि मैंने इतने साल जो है मेरी कॉम के अंदर या मेरी कम्युनिटी के अंदर, अगर मुझे किसी मंदिर में या किसी ऐसे चर्च में या मुझे कुछ ऐसा डोनेट करना है, तो आप वो सब भी सारी चीज़ें आप डिटेल में लिख सकते हैं।
इसको विस्तार में मैं किसी और वीडियो में लूँगा, मगर ये मत सोचिए बिल्कुल मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि अरे मुझे और एक वीडियो देखना पड़ेगा विल बनाने के लिए। देखो आपके पास टाइम है तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा जब भी फ्यूचर में वीडियो, तब आप देखिएगा, मगर आज की तारीख में आप विल बना लो, जैसी भी हो, टूटी फूटी हो, जो भी कुछ है आप बना के रख दो। बहुत जल्द मैं दूसरा वीडियो डालूंगा, मगर आज की तारीख में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बना के खाली कागज पत्र में लिख दो, आपको वो काम ज़रूर आएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस पॉइंट के अंदर कि हमें विल बनाने क्यों चाहिए। सबसे पहली बात कि जब भी हम विल बनाते हैं तो विल का मतलब क्या है, मेरी इच्छा और मेरी जो प्रॉपर्टी है या मेरी जो मेहनत की कमाई है जो मैंने इतने साल में की है, तो मेरी मेहनत की कमाई मेरे बच्चे या मेरे भाई या मेरे बहन या किसी भी संस्था जो आपको लगता है वो उसको जानी चाहिए। तो अगर आपने अच्छे से अगर विल बनाई है तो आपके जाने के बाद भी उतनी ही खुशी रहेगी फैमिली के अंदर, ना कि अगर आपने कुछ ऐसा बनाया, इतना मेहनत की, मगर आपके जाने के बाद क्योंकि लिए आपने जो विल बनानी चाहिए थी वो आपने नहीं बनाई, तो फैमिली के अंदर डिस्प्यूट होने के चांसेस जो है मोर देन 50% है। हमको ऐसा बिल्कुल लगता है जो भी विल बनाने की सोचता है कि अरे यार विल बनाऊंगा तो फिर क्या मैं कल या मैं क्या 2 साल के अंदर चले जाने वाला हूँ अपनी लाइफ में से, या मेरी लाइफ का अंत आने लग गया। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत है। आप है सालों साल आप खुशी से रहिए, ये आपके हेल्थ हैबिट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप आपकी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखते हो, मगर आप जब हेल्दी हो, फिट हो, तो आप बिल्कुल जब भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी, मैंने एक फ्लैट बना लिया, चलो तो आज मैं इसको विल में डाल देता हूँ। बहुत ही नॉमिनल खर्चे के अंदर ये चीज़ हो जाती है। आप किसी से भी आप खर्चा ना भी करो तो भी हो जाता है। प्लेन पेपर पे बना सकते हो, स्टैम्प पेपर पे बना सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, कई सारे उसके मतलब अलग अलग तरीके हैं उसको विल को लिखने के। तो आपको कहीं सारे दूसरे भी लोग के वीडियोस आपको समझ में आ जाएंगे, मगर मैं बिल्कुल कवर करूँगा फ्यूचर के अंदर। मगर आप जो विल अगर आपने बना ली तो ये आपकी खुशी से, आपकी जो आज की मेहनत है, वो आपकी जो कमाई जो इतना मेहनत से आपने किया, तो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली खुशी से रहेगी। क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा या अगर आपने बताया नहीं कि मेरा जो ये फ्लैट है या मेरी जो एक फ्लैट है और मेरा जो एक प्लॉट है गांव में वो किसको मिलेगा, तो ये क्या होगा, आपके जाने के बाद हो सकता है कि 2 बच्चों के अंदर झगड़ा हो, या हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आ जाए जो जिसका लेना देना ही नहीं है, मगर आपने विल नहीं बनाया तो वो भी खड़ा हो जाए। तो हमें वैसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आप अगर आपको खुश चाहते हो आपके जाने के बाद भी, आप बिल्कुल, आज भी हम यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली के अंदर खुशी बनी रहे, तो हम क्यों ना ऐसा कुछ एक कागज़ बना दें जो कि हमारे जाने के बाद भी फैमिली में डबल खुशी बनी रहे। इसके बाद एक होता है जो है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। ये क्या होता है कि अगर आपने अच्छी तरीके से हर प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया कि भाई मेरी ये जो दुकान है जो बम्बई में है, ये मलाड के अंदर एरिया में आती है, ये 200 स्क्वायर फीट की है और ये मैं चाहता हूँ कि मेरा जो छोटा बेटा है उसको मिले। फिर उसके बाद में आपने उसी टेबल के अंदर लिख दिया कि भाई ये जो मेरे पास मेरे बैंक में 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट जो मैंने बनाई है सरस्वत बैंक में मैंने रखी है, तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते को मिल जाए। फिर उसके बाद आपने लिखा कि भाई ये जो मेरी वीटी है जो हाथ में मैं सोना पहनता हूँ, तो मुझे जो वीटी है ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जाने के बाद जो मेरे नौकर है जिसने मुझे आज से 10 साल सेवा की है, या हो सकता है कि आपके किसी खास आदमी हो जो आपकी दुकान में बहुत सालों से रहा हो, तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद ये जो वीटी है उसको चली जाए। ये आप जितना ट्रांसपेरेंटली लिख सको, एक एक पैराग्राफ में लिखो या एक एक टेबल के अंदर लिखो, कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक समझे आप वैसा लिखिए, तो आपको उसके अंदर प्रोसेस अगर सही रहेगा, जैसे अगर आपने इतना डिटेल में विस्तार में बना दिया तो तकलीफ बिल्कुल नहीं आएगी। अब इसके बाद अगर आपने इतना कुछ किया है तो ये सब है ना हमारे कन्फ्यूजन को दूर कर देगी। क्या होता है, कहीं टाइम ऐसा होता है कि आपके पास सोना होता है या आपके पास कुछ पैसे होते हैं या आपके पास प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ पैसे आपके फ्रेंड्स को उधार दिए होते हैं, तो वो हम लिखते नहीं हैं। या हो सकता है कि आपने किसी से पैसे उधार लिए हो, वो भी आपने नहीं लिखा है। तो क्या होता है कि आपके जाने के बाद में
हो सकता है कि कोई आपका दोस्त या कोई आपका रिश्तेदार कोई ऐसा खड़ा हो जाए, अरे मैंने तो आपके पिताजी को 2 लाख रुपए दिए थे, उन्होंने मुझे वापस नहीं दिए। अब क्या होता है, वो एक ऐसा दौर होता है, वो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि मतलब ना आप आके वापस बता सकते हो, ना आपके बच्चे उस चीज़ को ना बोल सकते, बोले हो सकता है कि पापा ने लिए हो, या हो सकता है कि मेरी मदर ने लिए हो किसी से पैसे, अब दे देते हैं। अब तो क्या होता है, ये हो गया कन्फ्यूजन क्रिएट। अब आप जब थे तब तक तो कोई इश्यू नहीं था, आपके जाने के बाद कोई गैर फायदा ना उठाए, इसके लिए आपको विल बनाना बहुत ज़रूरी है। और विल बना के उसको कैसे कहाँ पे किसको बताना चाहिए, किसी को ऑलरेडी इन्फॉर्म रहना चाहिए कि भाई मैंने विल बना ली, तो उसके बारे में भी हम कई सारी जानकारी फ्यूचर में लेते रहेंगे। बट एसेंस बोलते हैं जो एक हिंदी में हम बोलते हैं कि जो एक मूड है वो उसका ये है, खुशी बनी रहे, क्लियर ट्रांसपेरेंट एकदम सफाई से आप बना लीजिए। पैटर्न का फॉर्मेट का आप चिंता बिल्कुल मत करो, बना के रखो। आई एम वेरी श्योर कि आपको कहीं ना कहीं, आपको भी जब बनाते जाओगे तो आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो एकदम, मैंने नाम भी वैसे रखा, लीगल इन सिंपल टर्म्स, कि आपको एकदम सिंपल तरीके में चीज़ें बताई जाए। अब मैं आगे आपको कुछ एक बात बताऊंगा, जो ये है कि नॉमिनेशन और बेनिफिशियरी। नॉमिनेशन का आपने कहीं टाइम आपको ख्याल आता होगा, अरे ये नॉमिनेशन तो मैंने मेरे फ्लैट के अंदर मेरे बेटे का और मेरी बेटी का कर दिया, मतलब मैंने अपनी जवाबदारी पूरी कर ली। अब क्या होता है, नॉमिनी जिसका भी आप नाम नॉमिनेट करते हो वो उसका मतलब ये नहीं कि वो जो है वो बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी और नॉमिनेशन को मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। जैसे आप अवार्ड देखते हो, आपने पिक्चरों में अवार्ड देखे हैं, जब भी हमारे फंक्शन में अवार्ड रहते हैं तो वहाँ पे आता है लिस्ट ऑफ नॉमिनेशन, तो उनके नाम आते हैं, 5-6 हीरो हीरोइन के नाम आते हैं, जीतने वाला होता है एक, ठीक है। तो वो अवार्ड एक पैटर्न आता है कि हाँ ये बेनिफिशियरी जो जिसको मिला है, अवार्ड मिला है, वो बेनिफिशियरी है, पर नाम तो कहीं सारे आए। तो ये जो है मैं एकदम सिंपल तरीके से कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया हो या ये शायद उतना मिलता जुलता ना हो, मगर एक कोशिश, क्योंकि ये जो नाम आता है ना नॉमिनी और बेनिफिशियरी, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने फ्लैट के अंदर आप जब परचेस करते हो तो आपके सोसाइटी चेयरमैन, सेक्रेटरी या जो भी मैनेजर रहते हैं बोलते हैं ज़रा मुझे आपके नॉमिनी का जो फॉर्म भर दो, क्योंकि जब हम हमारा शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म जब हम फिल करते हैं तो हम ज़्यादा करके हमारे बच्चों का नाम या वाइफ का नाम लिख देते हैं। अच्छी बात है, नॉमिनी लिखना, नॉमिनी को एंटर करना बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब ये नहीं कि जो नॉमिनी है वो आपके बाद इनको ऑटोमेटिक चीज़ें चली जाएगी। इसके लिए जब भी आप विल बनाते हो तो उसके अंदर आप प्रॉपरली लिख देते हैं कि भाई ये जो जगह है, ये जो फ्लैट है, इसके बेनिफिशियरी ये है, इसकी बेनिफिशियरी मेरी वाइफ है, इसके बेनिफिशियरी मेरा बच्चा है। नॉमिनी का मतलब क्या होता है, जिसको भी आपने नॉमिनी, जैसे हम बैंक के अंदर कहीं टाइम आपको बोलते हैं सर आपका नॉमिनी का डिटेल्स आपने डाला नहीं, आपका नॉमिनी दे दो ज़रा, ये बैंक में पूछा जाता है कहीं। नॉमिनी का मतलब क्या होता है कि जो आपके एब्सेंस के अंदर इस चीज़ों के ऊपर एक्शन ले सके। उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी पूरी उसकी हो गई या वो पूरे बैंक में जो पैसे पड़े उसके हो जाएंगे। अब ये हो सकता है कि जो नॉमिनी हो, जैसे बैंक के अंदर आपने नॉमिनी जो आपने अपॉइंट किया, हो सकता है कि वो आपका बेनिफिशियरी भी हो, ये दोनों इंसान सेम भी हो सकते हैं, मगर कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हमको ये करना है कि आपको दोनों को अलग अलग रखना है। जैसे अलग अलग मतलब नॉमिनी जो है, जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल में बता दूं कि जो फ्लैट है उसके नॉमिनी के अंदर आपने आपकी वाइफ को रखा, मगर आप चाहते हो कि भाई मेरे फ्लैट का 50% हिस्सा जो है मेरे बेटे को जाना चाहिए और 50% हिस्सा जो है मेरे भाई को जाना चाहिए। तो जो बेटा और भाई हो गए ये बेनिफिशियरी हो गए। नॉमिनी मतलब आपके वाइफ, आपने आपकी वाइफ को नॉमिनेट किया था जब आपने घर 10 साल 12 साल पहले लिया था, 15 साल पहले लिया था कि भाई आप नॉमिनी में आपने नाम डाल दिया, मगर वो कोई बात नहीं, अगर आपकी वाइफ का नाम नॉमिनी में है उसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, मगर जो बेनिफिशियरी है इस फ्लैट के वो ये रहने वाले हैं 2 लोग। ताकि क्या है, ये सब चीज़ें बहुत क्लियर होती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग में होती है, और ज़रूरी होता है कि आप एक एटलीस्ट साथ, कहीं लोग विल बनाते ही नहीं है उसमें तकलीफ़ हो जाती है। देखो अगर आपने ठीक ठाक विल बना भी ली या वीडियो देख के या यहाँ वहाँ से देख के, आजकल कहीं सारे ऑनलाइन पोर्टल भी है जो हेल्प करते हैं,
तो अगर आपने ठीक ठाक विल बना भी ली तो जो झगड़ा 100% होने वाला है वो 100% नहीं होगा, एटलीस्ट 50% होगा। 50% की तो क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर आपके पास जब कभी मौका मिलता है तो आप किसी भी एडवोकेट हो उनसे सलाह ले सकते हो कि भाई तुम जरा मुझे अब विल बनाने के अंदर हेल्प कर सकते हो। तो वो अपनी एक नॉमिनल फ़ीस लेते हैं, नॉमिनल फ़ीस लेके कुछ आपको बता देते हैं। और कई सारे उनको थोड़ा सा अंदाज़ा रहता है, तो कई सारे जो स्टूडेंट्स भी होते हैं जो जस्ट लॉ को पास आउट किए होते हैं, आप थोड़ा उनकी हेल्प ले सकते हो कि अब ज़रा आप किसी आपके सीनियर से ज़रा करा दो, क्योंकि उनके जो प्रोफेसर होते हैं कॉलेज में जो लोग होते हैं उनको ये सब चीज़ के बारे में अंदाज़ा रहता है। तो किसी लॉ के स्टूडेंट को भी आपने बात कर ली कि भाई ज़रा आपके मैं ये कागज़ बना रहा हूँ तो ज़रा बता दे, तो वो आपके लिए एकदम होश में काम करेगा कि अरे यार मुझे किसी ने पहली बार पूछा कि अरे विल कैसा बनाते, तो चलो मैं ये अंकल की हेल्प करूँ या ये आंटी की हेल्प करूँ। तो किसी लॉ स्टूडेंट को आप थोड़ा सा अप्रोच कर लो, वो अपने सीनियर के पास से लेके बना देगा। उसको रजिस्टर करना नहीं करना सॉरी, उसको हम बाद में देख सकते हैं, पर पहले ड्राफ्ट तो कर लो। आप पहले एक सिंपल चिट्ठे के अंदर लिख दो कि भाई मेरे पास ये 10 चीज़ें हैं जो मुझे देनी है। अब चीज़ नंबर 1, ये चीज़ नंबर 1 मुझे देनी है इसको, ये चीज़ नंबर 2 ये मुझे देनी है इसको, ये चीज़ नंबर 3 ये मुझे देनी है इसको। ऐसा 10 चीज़ के नीचे आप नाम लिख के रख दो, फिर आप कहाँ पे रहते हो वो लिख के रख दो, ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें लिख के रख दो। और फिर जब किसी वकील के पास या जब किसी स्टूडेंट आपका जो है वो किसी के पास लेके जाएगा या आप किसी वकील के पास जाओगे, तो वो आपको क्या है ज़ीरो से शुरू नहीं करेगा, आपको तुरंत ही बता देगा कि अंकल आपने ये सब चीज़ बराबर की है या आंटी आपने ये सब चीज़ बराबर की है, बस थोड़ा सा इसके अंदर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट डिटेल दे दो और मैं कर देता हूँ। ताकि आपने अगर तैयारी पूरी की है तो आपका ये काम और भी अच्छे से हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कहीं सारे जो दूसरे डिटेल्स हैं या अगर आपको कोई और सवाल पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो आई एम वेरी श्योर कि अच्छा ही लगा होगा, तो ये जो राइट में बटन दिख रहा है आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो आपकी उम्र के हैं। उनको भी हो सकता है कि हम कुछ ऐसी हेल्प कर दें कि जो वो सोच रहे थे और आपने ये वीडियो भेज दिया तो उनको भी कुछ हेल्प हो जाएगी। और बस हमारा यही चैनल का ये भी बढ़ता रहेगा कि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि चलो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमको लाइक करते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा हमारे लास्ट के अंदर कि ये जो वीडियो हम बनाते हैं, हम जहाँ से हमको नॉलेज मिलता है हम वहाँ से बनाते हैं। इसको आप लीगली जो ये मत ले लीजिए कि ये जो बताया है वो बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि लॉ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको इंटरप्रेट मतलब जिसको आप कुछ अलग तरीके से समझ सकते हो, दूसरा कोई किसी और तरीके से समझ सकता है। तो ये छोटा सा डिस्क्लेमर है। आप जो सलाह ले रहे हो या आप जो भी कोई एडवाइस ले रहे हो सोच समझ के लीजिए, किसी प्रोफेशनल की सलाह लीजिए या तो कोई जो पढ़ा लिखे हैं उनकी सलाह लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।